Hello everyone. Once again welcome to Net Biology. Today we will discuss about excretion in lower animals. जैसे कि आपको पता है हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे और इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था इंट्रोडक्शन अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस क्या हुई और कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करते हैं ह्यूमन के केस में, जो हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन की प्रोसेस के लिए, और कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को ये एलिमिनेट करते हैं बॉडी से, कुछ वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से। आज हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन लोअर एनिमल्स, मतलब नॉन कॉर्डेट्स में एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है। लोअर एनिमल्स का मतलब है नॉन कॉर्डेट्स जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है, और हायर एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड भी और वर्टिबल कॉलम भी प्रेजेंट होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस चार्ट के थ्रू। ये जो एनिमल किंगडम का चार्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, ये हम बात करेंगे जिस टाइम पे हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस टाइम पे नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स और कौन कौन से इसमें फाइलम इंक्लूडेड होते हैं इनके बारे में बात करना ज़रूरी है। तो इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद आगे इन फाइलम्स में किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है, इन एनिमल्स में किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा इन फाइलम्स के बारे में, एनिलिडा तक, प्रोटोजोन्स, पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस एंड एनिलिडा। ये सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं। एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। कॉर्डेटा वो एनिमल्स होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट नहीं होती है और वर्टिबल कॉलम भी प्रेजेंट नहीं होती है। कॉर्डेटा फिर से डिवाइड होता है दो कैटेगरीज में, क्रेनिया, या जिसे हम प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं, और क्रेनियाटा। ए क्रेनिया एंड क्रेनियाटा। क्रेनियाटा वो ग्रुप होता है जिसमें जो क्रेनियम है ये डेवलप होता है, और ए क्रेनिया वो ग्रुप होता है जिसमें क्रेनियम प्रेजेंट नहीं होता है। जो हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा है, इनमें वर्टिबल कॉलम भी प्रेजेंट नहीं होता है और क्रेनियम भी प्रेजेंट नहीं होता है। क्रेनियम प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को और वर्टिबल कॉलम प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है लेकिन वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट नहीं है। ये डिफरेंस है किसमें, वर्टिब्रेटा एंड नॉन वर्टिब्रेटा में। और नॉन कॉर्डेट्स जो है उनके पास ना तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और ना ही वर्टिबल कॉलम। ठीक है, तो ये वाला जो ग्रुप है बीच में, ये कॉर्डेट तो है लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है। और वर्टिब्रेटा में कौन कौन आते हैं, पाइसेस हो गया आपका, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स जो भी हैं, एव्स एंड मेमेलिया, ये सब किस में आते हैं, वर्टिब्रेटा ग्रुप में, जिनके पास वर्टिबल कॉलम भी प्रेजेंट है। और इन सबको इंक्लूड किया जाता है हायर एनिमल्स में, और ये सारे हो गए लोअर एनिमल्स, और ये वाले भी, ये वाले भी लोअर एनिमल्स और ये वाले भी लोअर एनिमल्स। तो इनके बारे में पहले हम बात करेंगे। आज का जो वीडियो है ये एनिलिडा तक है एक्सक्रीशन के बारे में। इनके बारे में हम एक्सक्रीटरी मटेरियल के बारे में बात करेंगे, एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरीके से होता है, इस सब चीज़ों के बारे में, और एक्सक्रीशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है नॉन कॉर्डेटा में। और आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद वाली वीडियो में, कि जो हायर एनिमल्स हैं इनमें जो किडनीज होती है इनकी कंपैरेटिव एनाटॉमी किस तरीके से है और कंपैरेटिव फिजियोलॉजी किस तरीके से है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटोजोआ से फर्स्ट फाइलम है नॉन कॉर्डेटा का, जिसमें जिसका जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो केवल सिंगल सेलुलर होता है। मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके पास केवल सिंगल सेल होती है, मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं प्रोटोजोआ। और इनमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना, ये एग्जाम्पल्स हैं प्रोटोजोआ ग्रुप के। इनमें एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है, ये एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है ये प्रेजेंट नहीं होता है, ना ही कोई ऑर्गन है पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली एक्सक्रीशन के लिए, और ना ही कोई सिस्टम प्रेजेंट होता है। सिंगल सेलर होते हैं, कोई ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट नहीं होता है एक्सक्रीशन, मेनली एक्सक्रीशन की प्रोसेस के लिए। एक्सक्रीटरी मटेरियल, इसमें अमोनिया होता है। अमोनिया यानी कि जो हाईली टॉक्सिक मटेरियल है और जिसके रिमूवल के लिए हाई अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है। और जितने भी प्रोटोजोन्स हैं ये आपको एक्वेटिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस में मिलेंगे, और अगर एक्वेटिक हैं तो ये अमोनिया को आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्सक्रीट कर सकते हैं, क्योंकि वाटर की इनको वाटर लॉस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अमीबा की अगर हम बात करें तो ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, पैरामीशियम भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। अब अगर हम एक्सक्रीशन की इनमें बात करें, क्योंकि हर एनिमल को एक्सक्रीशन की प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा तो जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी में ही रह जाएगा। भले ही इसमें कोई सिस्टम या कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है पर्टिकुलरली एक्सक्रीशन के लिए,
फिर भी ये एक्सक्रीशन किस तरीके से करते हैं? द प्रोटोजोन एक्सक्रीट्स मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन। मेनली ये किस तरीके से करते हैं? जो इनका बॉडी सरफेस है इसके थ्रू ये एक्सक्रीशन की प्रोसेस करते हैं, सेल मेम्ब्रेन से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है। एक और बात है इसमें, द फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स हैव अ प्रॉब्लम। The outer medium is hypotonic and inner medium is hypertonic. So the water comes inside the body. क्योंकि ये फ्रेश वाटर में रहते हैं जैसे अमीबा एंड पैरामीशियम, तो इनकी बॉडी में एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेल है जिसका नाम है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। और वो प्रॉब्लम क्या है? बाहर हाइपोटोनिक जो इन्वायरमेंट है और अंदर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, तो जो वाटर होगा एंड ऑस्मोसिस होगा, एंडो ऑस्मोसिस की वजह से अंदर की ओर क्या होगा, जो वाटर है बाहर से अंदर की ओर अपना गमन करेगा, अंदर की ओर जाएगा, और उससे क्या होगा, जो अंदर की जो बॉडी सरफेस है वहाँ पे जो वाटर है उसकी प्रेजेंस ज़्यादा हो जाएगी, एक्सेस ऑफ वाटर वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, और उसको बाहर रिमूव करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन या ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, और जिसका मेन फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन का, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का, और वाटर एंड सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बॉडी में या जो भी सेल है उसमें मेंटेन रखने का। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक्सक्रीशन में हेल्प नहीं करती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। और किसके केस में? फ्रेश वाटर एनिमल्स के ऑर्गेनल्स के केस में। अगर मेराइन है तो उनमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी और वो सिंपल डिफ्यूजन से एक्सक्रीटरी मटेरियल को आगे डिफ्यूज़ कर देंगे और रिमूव कर देंगे, और वाटर की जो रेगुलेशन की, जो ऑस्मोटिक प्रेशर की रेगुलेशन की जो आवश्यकता है ये उनको नहीं होगी। किनको होगी? जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, और उनके लिए एक मेन ऑर्गेनेल प्रेजेंट है जिसका नाम है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे कुछ कैनाल्स टाइप की होती हैं, या आप डक्ट कह सकते हो, जिससे ये जो भी एक्सेस वाटर है इसको कलेक्ट करती है, और जो मेन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है इसमें क्या करती है? पोर करती है। और इसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये सेल मेम्ब्रेन जो है उसके नियर आएगी, क्योंकि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और वहाँ पे जो पोर होता है ये पोर परमानेंट हो सकता है इन केस ऑफ पैरामीशियम, और ये पोर टेम्पररी हो सकता है इन केस ऑफ अमीबा, और वहाँ से जो भी एक्सेस वाटर है उसको रिमूव आउट करती है। तो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, और एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, और ये केस किसका है? प्रोटोजोआ का। ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास, जो नेक्स्ट फाइलम है वो है पॉरीफेरा, और ये मल्टी सेलुलर हो सकते हैं और सिंगल सेलुलर भी हो सकते हैं। इसमें एग्जांपल्स हैं स्पॉन्जिला, साइकोन एंड यूप्लेक्टिला। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें या एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें भी प्रेजेंट नहीं है, डू नॉट प्रेजेंट। एंड एक्सक्रीटरी मटीरियल है आपका अमोनिया, ये भी क्या है? अमोनोटेलिक है, अमोनिया को रिलीज करते हैं, और मेनली ये सारे पाए जाते हैं मेराइन में, और इनमें भी ये प्रॉब्लम नहीं, इनमें ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होती इनको कि हाइपोटोनिक है, अंदर हाइपरटोनिक है, एक्सेस ऑफ वाटर इनसाइड को जाएगा, क्योंकि मराइन होते हैं। लेकिन एक अगर हम बात करें स्पॉन्जिला की, तो ये फ्रेश वाटर में भी मिलता है, तो अगर कोई फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस हैं, फ्रेश वाटर में मिलने वाले हैं, तो उनमें भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होगी ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। ठीक है। और बाकी जितने मेराइन हैं उनमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है। उनमें एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम मेनली एक्सक्रीशन के बारे में बात कर रहे हैं, और एक्सक्रीटरी मटेरियल का रिमूवल हर एक एनिमल के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है? द स्पॉन्जेस एक्सक्रीट्स देयर वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू देयर बॉडी वॉल। ये भी बॉडी वॉल के थ्रू अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को रिमूव करते हैं। और किस तरीके से? जो स्पॉन्जेस होते हैं इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इनमें कैनाल सिस्टम मिलता है, कुछ पोर्स मिलते हैं और कुछ कैनाल्स होती हैं जो वाटर करंट को इनसाइड लाती है और उसके बाद ही आउटसाइड जाता है। जो लार्ज पोर है और स्मॉल पोर्स है, स्मॉल पोर्स को कहते हैं ऑस्टिया, और लार्ज पोर को कहते हैं ऑस्कुलम। ऑस्टिया से वाटर अंदर आता है, कुछ इनकरेंट कैनाल्स होती है। जब हम बात करेंगे स्पॉन्जेस के बारे में डिटेल में एनिमल किंगडम में, उस समय इसके बारे में बात करेंगे, कैनाल सिस्टम के बारे में। कैनाल सिस्टम क्या है? इसमें कुछ कैनाल्स होती हैं, कुछ पोर्स होते हैं जिनके थ्रू वाटर करंट जो है वो इनसाइड आता है। ठीक है। पोर्स ऑस्टिया है उनके थ्रू इनसाइड आएगा, कैनाल्स के थ्रू ये जो उसकी सील है या उसकी जो कैविटी है वहाँ तक पहुँचेगा। वहाँ से जो भी रिप्रोडक्टिव बॉडी और जो एक्सक्रीटरी बॉडीज़ हैं उनको आउटसाइड लेके जाएगा। और इनसाइड जब ये इनसाइड आता है तो कुछ जो आपके रेस्पायरेटरी जो बॉडीज़ है, रेस्पायरेटरी बॉडीज़ मतलब जो ऑक्सीजन है उसको, और जो आपके फूड मटेरियल है
उसको भी क्या करता है, जो पोरीफेरा ग्रुप्स के स्पॉन्जेस हैं उनमें क्या करता है, इंसर्ट करता है और एक्सक्रीटरी मटेरियल और रिप्रोडक्टिव बॉडी को एक्सक्रीट आउट करता है, बाहर को लेके जाता है। तो इनमें मेनली कौन फंक्शन करता है एक्सक्रीशन के लिए, वाटर इंपॉर्टेंट है, वाटर करंट इंपॉर्टेंट है पोरीफेरा में। द वाटर करंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन इन द बॉडी एंड कैरी अवे द एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स। वाटर करंट ही यहाँ पे मेन फंक्शन प्ले करता है एक्सक्रीटरी मटेरियल और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ को भी बाहर ले जाने का। और वाटर ही काम करता है डाइजेशन के लिए भी, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी, जो फूड मटेरियल है उसको भी यहीं लेके आएगा, और ऑक्सीजन को भी, रेस्पायरेशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई भी मेन ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है या कोई भी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है रेस्पायरेशन के लिए, डाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, सर्कुलेशन के लिए कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वाटर करंट की वजह से और कैनाल सिस्टम की वजह से वाटर करंट अंदर आ पाता है। वाटर से ही क्या कर पाते हैं, डाइजेशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वाटर करंट की वजह से। वाटर कम्स इनसाइड एंड गो आउटसाइड इन द बॉडी बाय अ सिस्टम कॉल्ड कैनाल सिस्टम। और ये कैनाल सिस्टम भी अलग अलग होता है, एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन, कॉम्प्लेक्सिटी के अनुसार। एस्कॉन वाला सबसे सिंपल होता है, साइकॉन मॉडरेट होता है और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ल्यूकॉन। आगे बात करेंगे इसकी। द सिस्टम कंसिस्ट पोर्स एंड कैनाल्स फॉर द एंट्रेंस ऑफ वाटर करंट। जैसा मैंने कहा कुछ पोर्स होते हैं, जो लार्ज पोर होता है ऑस्कुलम, इसके थ्रू वाटर करंट बाहर जाता है, और अंदर किसके थ्रू आता है, ऑस्टिया, जो स्मॉल पोर्स होते हैं डर्मल सरफेस पे। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम है जिसमें कुछ कैनाल्स होती हैं, इनकरेक्ट कैनाल्स होती है जिनके थ्रू अंदर जाता है अंदर आता है वाटर। और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये लार्ज पोर्स हैं जिनके थ्रू, ऑस्कुलम जिसे कहते हैं, जिनके थ्रू वाटर आउटसाइड जाता है, और इनसाइड किसके थ्रू आता है, यहाँ पे डर्मल पोर्स होते हैं जिनका नाम है ऑस्टिया। ठीक है, यहाँ पे अभी इतना जाना जरूरी है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जिस समय एनिमल किंगडम के बारे में बात करेंगे उस टाइम पे पूरा जो एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन टाइप के कैनाल सिस्टम होते हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है एक्सक्रीशन पोरीफेरा में। नेक्स्ट है सीलेंट्रेटा ग्रुप। सीलेंट्रेटा फाइलम को निडेरिया फाइलम भी कहते हैं और ये थर्ड फाइलम है। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म और कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रा, ट्यूबिपोरा, ऑरिलिया जिसे जेलीफिश भी कहते हैं, और इनका वास लाइक का बॉडी स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक कैविटी होती है जिसे कहते हैं सीलेंट्रॉन। ठीक है, एक कैविटी लाइक का, ऐसे वास लाइक का स्ट्रक्चर होगा और इसमें एक कैविटी होती है और यहाँ ऊपर से होते हैं टेंटिकल्स जो फूड मटेरियल को कैप्चर करते हैं। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हाइड्रा का भी, और बीच में होती है सीलेंट्रोन जिसे क्या कहते हैं, जो एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें भी कोई प्रेजेंट नहीं है, डू नॉट प्रेजेंट। एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है अमोनिया, ये भी क्या है, अमोनोटेलिक, मतलब एक्वेटिक एनिमल्स है। एक्सक्रीशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है, कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है उसके बावजूद भी एक्सक्रीशन होना ज़रूरी है, इसलिए एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है सीलेंट्रेटा ग्रुप्स के एनिमल्स में। निडेरियंस और सीलेंट्रेट्स यूज डिफ्यूजन टू एलिमिनेट आउट वेस्ट फ्रॉम बॉडी एंड रिमूव वेस्ट थ्रू देयर माउथ। ये कहाँ से एक्सक्रीट करते हैं, माउथ के थ्रू, क्योंकि उनके पास केवल एक ही ओपनिंग है जहाँ से वो फूड कैप्चर करते हैं, फूड इनगल्फ करते हैं, वहीं से एक्सक्रीटरी मटेरियल को भी रिमूव आउट करते हैं। केवल एक ओपनिंग जो कहाँ पे थी, ऊपर साइड से, जहाँ पे टेंटिकल्स प्रेजेंट थे, यहाँ पे इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है और इनमें जो माउथ है यहीं से क्या कर पाते हैं, केवल अपने फूड मटेरियल को इनगल्फ कर पाते हैं और एक्सक्रीटरी मटेरियल को एक्सक्रीट आउट कर पाते हैं, अमोनिया जो मेनली है। वाटर कम्स इन एंड आउट एंड गो आउट ओनली बाय द माउथ। केवल एक ही ओपनिंग है यहाँ पे वाटर करंट की आने की भी, और वाटर के थ्रू ही इनका एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो एक्सक्रीट आउट हो पाता है। इसमें भी वही टाइप की प्रोसेस है। व्हेन वाटर कम्स इन द बॉडी द अमोनिया डिजॉल्व इन इट एंड दिस वाटर इज एलिमिनेट आउट थ्रू द माउथ। जब वाटर करंट अंदर आता है थ्रू द माउथ, और थ्रू द माउथ ही ये क्या हो पाता है, बाहर जा पाता है, एक्सक्रीट हो पाता है, क्योंकि अमोनिया जो होता है वाटर में डिजॉल्व होता है और वाटर में डिजॉल्व होने के बाद केवल एक ही ओपनिंग है, माउथ, और उसी के थ्रू ये क्या हो पाता है, एक्सक्रीट आउट हो पाता है। नेक्स्ट है प्लेटी हेलमिंथस।
प्लेटीहेलमिन्थस वो एनिमल्स होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट्स हो सकते हैं और जो फ्री लिविंग हो सकते हैं, ठीक है। और इनकी जो बॉडी होती है, प्लेटीहेलमिन्थस है इनका नाम, मतलब बॉडी जो है वो एकदम फ्लैट होती है, फ्लैट वॉर्म्स भी इन्हें कहते हैं। एग्जाम्पल्स है आपका प्लेनेरिया, फ्री लिविंग है, लिवर फ्लूइक, एंडोपैरासाइट, टीनिया सोलियम जिसे क्या कहते हैं, टेप वॉर्म, ये भी क्या है, एंडोपैरासाइट। एक्सक्रीटरी ऑर्गन और एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें होती हैं फ्लेम सेल्स। यहाँ पे से जो प्लेटीहेलमिन्थस ग्रुप है, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है एक स्पेसिफिक ऑर्गन जो किसके लिए है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, एक्सक्रीशन के लिए मेनली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, फ्लेम सेल्स जिनको प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहा जाता है। एक्सक्रीटरी मटेरियल यहाँ भी अमोनिया है, ठीक है। एक्सक्रीशन किस तरीके से हो पाता है, द flatworm excretes waste product from their body by a tubular structure called protonephridia। प्रोटोनेफ्रीडिया क्या है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूल कंसिस्ट करने वाला, मतलब ट्यूबुलर मतलब जिसमें ट्यूब्यूल टाइप का स्ट्रक्चर हो, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर हो, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है प्रोटोनेफ्रीडिया, जिनमें बहुत सारी सीलिएटेड बॉडीज होती हैं और इन सीलिएटेड बॉडीज को ही क्या कहते हैं, फ्लेम सेल्स कहते हैं। और ये जब ये सीलिया जब ये मूव करता है, सीलिएटेड बॉडी होती है, सीलिया जिस टाइम पे मूव करता है तो एक फ्लेम टाइप का अपीयरेंस देता है, इसकी वजह से इनको फ्लेम सेल्स नाम दिया गया है। प्रोटोनेफ्रीडिया कंटेन्स सीलिया इन देम, दिस सीलिएटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्लेम सेल्स। इनको फ्लेम सेल्स कहते हैं और इन्हीं के थ्रू जो वाटर या जो भी एलिमिनेटेड बॉडीज हैं वो क्या हो पाती हैं, रिमूव आउट हो पाती हैं, ठीक है। प्रोटोनेफ्रीडिया कंसिस्ट ओनली एक्सटर्नल पोर्स और एक्सटर्नल ओपनिंग एंड नो इंटरनल ओपनिंग। प्रोटोनेफ्रीडिया का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके पास जो ये प्रोटोनेफ्रीडिया वाली सेल्स है, ट्यूबुलर बॉडीज़ हैं, ट्यूबुलर ऑर्गन है, ये केवल एक्सटर्नल ओपनिंग ही कंसिस्ट करता है। इंटरनल ओपनिंग कोई नहीं होती है, जहाँ पे इंटरनली बॉडी में से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है ये यहाँ हो सके, यहाँ जा सके, ठीक है। द फ्लेम सेल्स फंक्शन लाइक अ किडनी एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जैसे किडनी काम करती है एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन का भी काम करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है, वैसे ही फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, यहाँ पे फ्लेम सेल्स करता है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रोटोनेफ्रीडिया में। और प्रोटोनेफ्रीडिया एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जैसे किडनी में भी मिलता है, नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो वहाँ भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है। तो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन का काम या जो भी फिल्ट्रेशन का काम है, इस तरीके से यहाँ पे होता है। द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया इज ऑस्मोरेगुलेशन। और यहाँ पे भी जो प्रोटोनेफ्रीडिया है, फ्लेम सेल्स का काम है एक्सक्रीटरी मटेरियल को डेवलप करना, एक्सक्रीटरी मटेरियल को रिमूव आउट करना, फिल्ट्रेट करना, फ्लेम सेल इसका काम करती है। और मेन जो फंक्शन प्रोटोनेफ्रीडिया का है, ये माना जाता है कि ये ऑस्मो रेगुलेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एक प्रोटोनेफ्रीडिया का। यहाँ पे ये फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती है, सीलिएटेड फ्लेम सेल्स। यहाँ पे ये न्यूक्लियस होता है सेल बॉडी का, और ये जो फ्लेम सेल्स होती हैं, ये जब बीट करती है, मूव करती है, तो फ्लेम लाइक का स्ट्रक्चर्स, ये जो सीलिएटेड बॉडी है, ये फ्लेम होती है, फ्लेम लाइक का अपीयरेंस देता है, इसकी वजह से इनको फ्लेम सेल्स कहते हैं। और ये मेनली फिल्ट्रेशन का काम करती है। इस तरीके से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जहाँ से जो एक्सक्रीटरी मटीरियल है वो मूव करके कोई एक्सटर्नल पोर होगा, एक्सटर्नल पोर से रिमूव आउट हो पाता है। इंटरनल पोर कोई नहीं मिलता, इंटरनल पोर नहीं होता है, यहीं से कलेक्ट होते हैं और इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम है एस्कहेलमिन्थस। पहले वाला था प्लेटीहेलमिन्थस, फ्लैट वर्म। एस्कहेलमिन्थस है राउंड वर्म्स, और ये मेनली होते हैं एंडोपैरासाइट्स, किसी पर्सन की बॉडी में मिलते हैं, मेनली ह्यूमंस की बॉडी में, और कुछ एनिमल्स की बॉडी में मिल सकते हैं। तो इनके अंदर ये किसी और पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, एंडोपैरासाइट्स। एग्जाम्पल्स हैं एस्कैरिस, राउंड वर्म्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पे क्या है, रेनेट ग्लैंड्स। इनमें फ्लेम सेल्स नहीं मिलती है। एक और पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है रेनेट ग्लैंड्स, जो किसके लिए हेल्पफुल है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस के लिए। और एक्सक्रीटरी सिस्टम एच शेप्ड होता है। जो एक्सक्रीटली जो ग्लैंड्स हैं, ये एच शेप्ड का स्ट्रक्चर बनाती है, और जिसे हम क्या कहते हैं, एच शेप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी मटीरियल यहाँ पे अमोनिया एंड अमोनियम आयंस की फॉर्म में होता है। अमोनिया मेन एक्सक्रीटरी मटीरियल है, और अमोनियम आयन भी होते हैं एक्सक्रीटरी मटीरियल के तौर पे, लेकिन केवल अमोनिया ही
रेनेट ग्लैंड से एक्सक्रीट आउट हो पाती है। रेनेट ग्लैंड जो है वो केवल अमोनिया को क्या कर पाता है, एक्सक्रीट करता है। अमोनियम आयंस बॉडी सरफेस के थ्रू जाते हैं, एलिमिनेट होते हैं। एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है, निमेटोड्स एक्सक्रीट देयर वेस्ट मटेरियल अमोनियम आयंस, केवल अमोनियम आयंस की बात हो रही है, थ्रू देयर बॉडी सरफेस, एंड excretory material ammonia is excrete out by rennet gland और rennet cells कह सकते हैं। इट कंसिस्ट सेल बॉडी, किसकी बात हो रही है, रेनेट सेल्स की या रेनेट ग्लैंड्स की बात हो रही है। ये कंसिस्ट करते हैं एक सेल बॉडी को, वन एंटीरियर एंड टू पोस्टीरियर डक्ट, या आर्म कह सकते हैं। दो टाइप की आर्म्स इसमें होती है, पहला वाला जो एंटीरियर पोर्शन वाली आर्म है और दो टाइप की नीचे वाली, इसलिए एच शेप्ड का स्ट्रक्चर कुछ बनाता है। आगे इसको देखेंगे। These structures of rennet glands look like alphabet H। इसकी वजह से किस तरीके से दिखते हैं, एक एंटीरियर आर्म है, इसमें एंटीरियर डक्ट है, दो पोस्टीरियर है, और एक जो मेन डक्ट होती है, मेन एक्सक्रीटरी डक्ट है, जिसके थ्रू एक्सक्रीटरी मटेरियल एक्सक्रीट आउट होता है, और उसमें केवल क्या होती है, एक ओपनिंग होती है। अमोनिया कलेक्टेड बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डक्ट्स एंड रिमूव आउट बाय द ओपनिंग ऑफ एक्सक्रीटरी डक्ट। साथ ही साथ इसमें बीच में कुछ ट्रांसवर्स डक्ट भी मिलती है, जिनकी वजह से ये क्या लगता है, एच शेप्ड का। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर कुछ एच शेप का लग रहा है, ऐसे टाइप का। ये जो है ये मेन एक्सक्रीटरी पोर है, एक्सक्रीटरी डक्ट है, जिसके थ्रू एक्सक्रीटरी मटेरियल एक्सक्रीट आउट होता है। ये दो पीछे वाली जो पोस्टीरियर डक्ट है और ये वाली एंटीरियर डक्ट है, इसके थ्रू एंटीरियर पोर्शन से जो भी एक्सक्रीटरी मटीरियल है वो कलेक्ट होता है, और पोस्टीरियर पोर्शन से जो एक्सक्रीटरी मटीरियल है वो यहाँ से कलेक्ट होता है, और बाय दिस पोर ये क्या हो पाता है, एक्सक्रीट आउट होता है। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है किसका, रेनेट सेल का। ये वाला एक्सक्रीटरी पोर है, ये एक्सक्रीटरी पोर, ये एक्सक्रीटरी डक्ट, यहाँ पे न्यूक्लियस और एक सेल बॉडी है, ये ट्रांसवर्स डक्ट है, ये एंटीरियर कैनाल और एंटीरियर डक्ट है, और ये दो पोस्टीरियर कैनाल एंड पोस्टीरियर डक्ट है, एच शेप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट फाइलम है एनिलिडा, और इस पर्टिकुलर वीडियो का ये लास्ट फाइलम है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे के फाइलम्स के बारे में बात करेंगे। एनिलिडा ग्रुप में कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, अर्थवॉर्म्स, लीचेस एंड नेरिस, ये क्या आते हैं, एग्जाम्पल्स हैं एनिलिडा ग्रुप के। एक्सक्रीटरी ऑर्गन और एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे होता है नेफ्रीडिया, पर्टिकुलरली किसके लिए, एक्सक्रीशन की प्रोसेस के लिए, एंड एक्सक्रीटरी मटीरियल इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अगर एनिलिड्स क्या है, अगर वो जो पर्टिकुलर एनिलिड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक्वेटिक है तो वो अमोनिया को एक्सक्रीट करेगा, और अगर वो टेरेस्ट्रियल है एंड नॉन एक्वेटिक है तो वो यूरिया एक्सक्रीट करेगा। क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को ये यूरिया क्या कर पाते हैं, केवल यूरिया ऐसा है जो हाईली टॉक्सिक नहीं होता है, अमोनिया हाईली टॉक्सिक है। अगर ये अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे टेरेस्ट्रियल तो काफ़ी सारे वाटर लॉस की कंडीशन आ जाएगी, जो हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, और अमोनिया कौन करता है, केवल एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है। एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है, एनिलिड्स एक्सक्रीट्स देयर वेस्ट प्रोडक्ट बाय अ लॉन्ग ट्यूबुलर कन्वोल्यूटेड ऑर्गन कॉल्ड नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया क्या है, एक हाईली कन्वोल्यूटेड और कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और ऑर्गन है। जैसे हमने पहले प्रोटोनेफ्रीडिया की बात की थी तो वो इतना ज़्यादा कन्वोल्यूटेड नहीं था, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था। यहाँ पे ये कन्वोल्यूटेड है। कन्वोल्यूटेड और भी चीज़ें होती है, जैसे आपका हम अगर आप किडनी की बात करें और वहाँ पे नेफ्रॉन की बात करें तो वहाँ पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मिलती है, जो मेनली इनका जो कॉन्वोल्यूशन है और जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ये किस लिए हेल्पफुल है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। वैसे ही ये भी क्या है, एक कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है नेफ्रीडिया। ठीक है। नेफ्रीडिया हैज़ अ फनल शेप्ड ओपनिंग। एक तो पहले इसमें फनल शेप्ड ओपनिंग होती है जिसको कहते हैं नेफ्रीस्टोम। ठीक है, नेफ्रीस्टोम इससे कहा जाता है जो फनल शेप ओपनिंग है। यहाँ पे ओपनिंग भी है, प्रोटोनेफ्रीडिया में कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं थी, यहाँ पे ओपनिंग है वेयर द बॉडी फ्लूइड एंटर्स। जो बॉडी फ्लूइड है ये यहाँ पे एंटर होता है। प्रोटोनेफ्रीडिया के केस में इंटरनल ओपनिंग नहीं थी, केवल एक्सटर्नल ओपनिंग थी। यहाँ पे एक्सटर्नल भी है और इंटरनल ओपनिंग का नाम है नेफ्रीस्टोम। The body fluid travels through the coiled tubular portion which is lined with cilia.
और जो ट्यूबुलर पोर्शन की अगर हमने बात की थी, अभी तक हमने बात की थी कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन की ट्यूबुलर, वहाँ पे सीलिएटेड लाइनिंग होती है और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम होता है। जो भी बॉडी फ्लूइड इंपॉर्टेंट है, यूजफुल बॉडी फ्लूइड है, वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और जो वेस्ट मटेरियल है वो आगे भेज दिया जाएगा एक्सक्रीशन के लिए। द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर रीअब्जॉर्ब्ड इन दिस पोर्शन, यहाँ पे जो पोर्शन है यहाँ पे वाटर और जो आपके यूजफुल मटेरियल है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्या हो पाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो पाते हैं और बाकी का जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल फॉर्म होगा वो आगे एक्सक्रीट आउट होने के लिए भेज दिया जाएगा। द कंसनट्रेटेड वेस्ट मटेरियल एलिमिनेट आउट थ्रू अनदर ओपनिंग कॉल्ड नेफ्रीडियोपोर। और दूसरी ओपनिंग क्या है, नेफ्रीडियोपोर। तो यहाँ पे 3 टाइप के आपको भाग मिलेंगे, पार्ट्स मिलेंगे। पहला क्या है, ओपनिंग है फनल शेप ओपनिंग, नेफ्रीस्टोम। दूसरा कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है बीच का पोर्शन और लास्ट वाला है नेफ्रीडियोपोर, जहाँ से एक्सक्रीट आउट होना है कंसनट्रेटेड वेस्ट मटेरियल ने। और यहाँ पे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये वाला फनल शेप ये है जो फनल शेप स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये है नेफ्रीस्टोम। और जो लास्ट वाला ये वाला स्ट्रक्चर है जहाँ से एक्सक्रीट आउट होना है, ये है नेफ्रीडियोपोर। और ये हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो सीलिएटेड बॉडी को कंसिस्ट करता है, सीलिएटेड लाइनिंग होती है जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है नेफ्रीडिया का। और ये किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किसका, एनिलिड्स का। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे अदर एनिमल्स की, उनमें एक्सक्रीटरी मटेरियल्स की, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की और एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है इसकी। और उसके बाद बात करेंगे हायर एनिमल्स में, जो वर्टिब्रेटा ग्रुप के एनिमल्स हैं उनमें किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है और क्या कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड कंपैरेटिव फिजियोलॉजी है एक्सक्रीशन की और एक्सक्रीटरी सिस्टम्स की। ठीक है, थैंक यू सो मच।